तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है अगले साल का चैप्टर आपका, अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर वेव्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि अगर ये चैप्टर वीक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। देन एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ये दो चैप्टर जो है आपके, जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप पढ़ोगे वो एज इट इज यहाँ पे यूज होंगे। तो ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि होता क्या है कि स्कूल में ये चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी निकलवा देते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा वेटेज है वेव का, तो थोड़ा ढंग से देखना। इसलिए मैं ढंग से करवाऊंगा, इसलिए आपको समझ में भी आना चाहिए। सर नया चैप्टर है क्या? हाँ बिल्कुल नया चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है आपका, 15 चैप्टर है, ठीक है। तो सर फिर इसका सिलेबस ओवर अब यहाँ पे सर? हाँ मतलब मेरी तरफ से तो हो जाएगा, मैं तो लास्ट चैप्टर ही यस यस करवाऊंगा। सिलेबस यस यस हाँ मतलब हो ओवर। जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है कि वेव होती क्या है। कौन बताना चाहेगा? अगर किसी को पता है वेव है क्या, वेव क्या होती है, कोई बताएगा? यस। सर वेव मतलब एक आपने थोड़ा पार्टिकल शो बहुत करता नाइन्थ, है, या तो वो वेव या फिर नहीं नहीं नहीं, पार्टिकल नहीं। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नाइन्थ में जो है पढ़ा होगा। ओके, ये भी ठीक आंसर है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम, बट ये कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से राइट नहीं है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। चलो मैं आपको जो है थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। आपने कॉलिजन पढ़ा था सबने, 6 चैप्टर में यस सर। आएगा वर्क एनर्जी में। ओके, तो कॉलिजन में हुआ क्या करता था, कौन बताएगा? जैसे ये दो पार्टिकल है, लेट्स टेक, ये रेस्ट पे है, और इसको मैंने, इस पार्टिकल को मैंने एक v वेलोसिटी देके छोड़ दिया इसी डायरेक्शन में, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। नहीं अभी ठीक है, देखते हैं जिसमें क्रस्ट हो वो देखते हैं क्या होगा। अभी थोड़ा मैं सीधा वेव्स पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ओके, हाँ ठीक है, ओके। सो जब कॉलिजन में होता क्या है, कॉलिजन में क्या होगा, जब आपने इसको v वेलोसिटी दी इस पार्टिकल को, तो v वेलोसिटी देने का मतलब क्या है, आपने इसे, हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, बहुत बढ़िया, गुड। तो होता क्या है कि जब आपने इसे v वेलोसिटी दी, तो ये पार्टिकल, इसको मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी दी है, तो काइनेटिक एनर्जी लेके भागेगा, ये एनर्जी है इसके पास। जैसे इससे टकराएगा तो ये पार्टिकल अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, और ऑफ कोर्स मोमेंटम भी ट्रांसफर करेगा। तो कोलिजन में होता क्या है, कोलिजन में मतलब होता क्या है कि एक पार्टिकल को, इस पार्टिकल को अगर इसे एनर्जी देनी है, दूसरे वाले पार्टिकल को एनर्जी देनी है, तो इससे यहां पे जाना पड़ेगा, इसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, विदाउट कांटेक्ट देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। सो ये तरीका आपने पढ़ा था, ये आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि एक और तरीके से आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। लेट्स टेक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आपने क्या किया, एक वायर ली, काफी मोटी वायर है, आपने देखा होगा ये जैसे आर्मी वाले यूज करते हैं ना, मोटी वायर होती है काफी, काफी मोटी वायर है। पतली वायर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये दूसरे वाला हिस्सा जो है ये मैंने वॉल के साथ अटैच करके रखा हुआ है, फिक्स टू दी वॉल। और यहाँ पे मैं खड़ा हूं, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे
एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम मी, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मास बांध दिया है, ये छोटा सा मास है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरीके से मोशन करे, ये मोशन करना स्टार्ट कर दे, कर सके। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे यहां से पकड़ूंगा और ये जो रस्सी है इसको इस तरीके से मोशन देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके से, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टू एंड फ्रो मोशन मतलब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक टाइप है। तो इस पार्टिकल को मैंने, ये जो पार्टिकल है इसको ऐसे मोशन देना स्टार्ट किया। तो आपको पता है यहाँ पे ऐसे वेव जो है प्रोपेगेट करेगी, और जैसे ही ये वेव यहाँ पहुंचेगी ये पार्टिकल जो है मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ये भी इस तरीके से मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप ढंग से देखोगे, मैंने यहां खड़े खड़े इस पार्टिकल को मोशन देना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं यहाँ पे, मैं सिर्फ यहाँ पे इस पार्टिकल को, अगर मैं इसे पूरी रस्सी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ऐसे, अब कौन बताएगा मैं किसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं? मैं इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, फर्स्ट पार्टिकल को। तो फर्स्ट पार्टिकल ये है, इसको मैं क्या दे रहा हूं? गिवन गिवन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं इस तरीके से, एनर्जी से दी। लेकिन अब ध्यान दो, अगर इस पार्टिकल को इसे एनर्जी देनी है, इस वाले पार्टिकल को, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसे एनर्जी मिलेगी, तो इसे भी एनर्जी मिलेगी, इस वाले को भी मिल जाएगी। तो अगर इस पार्टिकल को मुझे एनर्जी देनी है तो इसको यहां आने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे मोशन दोगे ना, इस तरीके से मोशन दोगे, काइनेटिक एनर्जी दोगे तो ये अपने आप यहां पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? दैट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग, कोई ना कोई ऐसी चीज क्रिएट की है आपने जो यहां से यहां तक एनर्जी कैरी कर रही है। तो एक वेव क्रिएट होती है, इसी को वेव बोला जाता है। वेव अपने साथ क्या कैरी करती है? एनर्जी एंड मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं वेव की बात करूं, अगर कोई पूछ ले आपसे वेव क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे? इट इज अ फिनोमिना by which energy and momentum can be transferred from one place to the other place अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही, लेकिन इसमें क्या होता है, इस पार्टिकल को यहां से यहां जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अपने आप एनर्जी पहुंच जाती है, ठीक है ना? तो वेव लेके जाती है। So it is a phenomena by which energy and momentum can be transferred from one place to another without the transfer of, yeah, without the motion of matter, ठीक है ना? मतलब पार्टिकल को जाने की जरूरत नहीं है, इस पार्टिकल को यहां से यहां जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। आया समझ में यहाँ पे बात? ये बात समझ में आई है? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना। ओके, ठीक है। अब ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमें ये पढ़ना है कि इस वेव की इक्वेशन क्या होगी, वेव कितनी वेलोसिटी से यहां मूव करती है, कितनी एनर्जी कैरी करती है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि वेव तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेव क्या है। अब वेव क्या होती है? दो प्रकार की, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो दो है।
क्लासिफाई इनटू टू पार्ट। एक को बोला जाता है मैकेनिकल वेव और दूसरा क्लासिफिकेशन है सर यस ओके। सो मैकेनिकल वेव क्या होती है? तो मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है, दोज वेव्स which require medium for transmission। जैसे अगर आप देखोगे तो ये वेव जो ओरिजिनेट हुई इस पार्टिकल से, ये मूव कर रही है इस तरीके से, ठीक है ना, यहां पहुंच रही है, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये बीच वाले पार्टिकल नहीं होंगे, ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल, ये सोर्स पार्टिकल बोल बोला जाता है सोर्स पार्टिकल। ये फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकेंड पार्टिकल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इमेजिन करो कि अगर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ, ये 9 पार्टिकल ना हो बीच में, तो देयर इज नो वे कि ये पार्टिकल इसको डायरेक्टली एनर्जी दे दे, वेव के थ्रू तो दे ही नहीं सकता। तो एक ही तरीका बचता है, इसको मूव करना पड़ेगा यहाँ पे। यानी कि ये वेव जो ट्रेवल हो रही है इस पार्टिकल से इस पार्टिकल तक, इस मतलब इस वेव के ट्रांसमिशन में इन 9 पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं होंगे तो ये वेव यहां से यहां नहीं पहुंच सकती। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। मीडियम का मतलब पार्टिकल्स, वाटर हो सकता है, फिर जैसे रस्सी है तो रस्सी में, रस्सी किससे मिलके बनी होती है? सॉलिड पार्टिकल से मिलके बनी है, पार्टिकल्स हैं रस्सी के पार्टिकल्स। तो ये मीडियम के बिना ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है ना, मीडियम इन्हें चाहिए ही चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं? तो सबसे पहला तो आपको पता ही है साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव्स को क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। तो ये पढ़ेंगे हम साउंड वेव्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए होता है, एयर चाहिए, सॉलिड भी चाहिए होता है, मतलब लिक्विड गैस सॉलिड तीनों में ट्रेवल कर सकती है। और क्या हो सकती है? अभी जैसे मैंने करके दिखाया, वेव इन स्ट्रिंग, ओके। तो ये भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल हो रही थी उस पर पार्टिकल्स की जरूरत पड़ी। अगर ये पार्टिकल्स नहीं होंगे, these particles are not present, ये वेव ट्रेवल नहीं कर सकती आगे आगे की तरफ। सो मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए होता है, ठीक है ना। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होंगी? तो अब ऑब्वियस सी बात है कि मैकेनिकल वेव को अगर मीडियम चाहिए होता है तो नॉन मैकेनिकल को नहीं चाहिए होगा। तो दोज वेव्स which does not require medium for its transmission। मतलब इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा कभी, अभी पूरी तरीके से तो नहीं पढ़ा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? कुछ नहीं है, जैसे आपने पढ़ा होगा विजिबल रेज होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेंट रेज होती है, जो सन जो है अर्थ की तरफ फेंक रहा है। तो अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ये सन है,
और ये अर्थ है। सन कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंक रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे बीच में वैक्यूम है। तो वेव जब यहां से यहां ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पहुंचती है सन से अर्थ की तरफ, तो उसे मीडियम की जरूरत नहीं होती, वैक्यूम में ही ट्रेवल कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और एक और वेव बता देता हूं, ये आप अगले साल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। इस साल नहीं है, इस साल हम सिर्फ ये दोनों ही पढ़ने वाले हैं। एक और वेव है जो जिसे बोला जाता है डी ब्रॉगली वेव। और इसे कई बार एक और नाम दिया जाता है मैटर वेव। अगर आपने देखा हो, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आती है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में बताया जाता है कि कोई भी पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है, कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसके साथ आप हम हमेशा एक वेव एसोसिएट कर सकते हो। इस वेव को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि रियल लाइफ में इट इज नॉट डिटेक्टेबल, बट दिस इज अ वेव। डी ब्रॉगली ने ये बताया था। तो हम सिर्फ ये दोनों पढ़ेंगे इस साल, साउंड वेव्स एंड वेव्स इन स्ट्रिंग, ठीक है ना, यही पढ़ने वाले। ये अगले साल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डी ब्रॉगली वेव, ये आप अगले साल पढ़ोगे। मतलब नॉन मैकेनिकल वेव आप अगले साल पढ़ने वाले। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, कोई भी डाउट हो प्लीज क्लियर करते जाना कि सर अभी तो वैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कुछ अभी तो बताया नहीं है मैंने। मैं सिर्फ आपको बताया कि वेव है क्या, व्हाट इज वेव, क्या होती है वेव। इट इज द फिनोमेना व्हिच कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल मोशन और विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। मतलब मैटर को ट्रांसफर नहीं होना। नाउ अब यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन क्या चाहिए, जैसे हम पढ़ेंगे सिर्फ मैकेनिकल वेव, तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द वेव टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसे कई बार आप ऐसे भी सोच लो कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मीडियम के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम मैकेनिकल वेव्स पढ़ रहे हैं, और मैकेनिकल वेव्स तभी ट्रांसफर हो पाती हैं जब बीच में कुछ मीडियम हो। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है थ्रू वेव्स, तो मीडियम के जो पार्टिकल है या मीडियम है, बेसिकली मीडियम के पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मीडियम की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मीडियम पार्टिकल से मिलकर बना है। तो मीडियम में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एसेंशियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड। वैसे तो बहुत प्रॉपर्टीज हैं जो चाहिए होती हैं, लेकिन एसेंशियली दो प्रॉपर्टीज हैं जो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे नहीं, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेट्स इमेजिन कि ये एक लेक है, ठीक है, पानी है, ठीक है ना, पानी का सरफेस। अब आप ये तो समझ सकते हो कि पानी के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैं सिर्फ कुछ दिखा रहा हूं और कुछ ही दिखाऊंगा। मैं सिर्फ 5 पार्टिकल के बारे में बात करूंगा। इन जनरल बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेट्स इमेजिन कि मैंने ये वाला जो पार्टिकल है यहां पे एक पत्थर लिया, स्टोन लिया, और स्टोन को एक सर्टेन हाइट से थ्रो कर दिया, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए सर्टेन हाइट से थ्रो किया, ये नीचे की तरफ जाएगा,
जैसे ही इससे टकराएगा तो ये पार्टिकल इसे क्या देगा, एनर्जी, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो इसके पास करंटली पोटेंशियल एनर्जी है कुछ। जैसे ये टकराने वाला होगा, टकराने से जस्ट पहले इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये चीज समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पहुंचते पहुंचते इस पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी पहुंच, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे ये इससे टकराता है तो ये इससे क्या देगा, एनर्जी देगा, क्योंकि ये इस पार्टिकल के साथ कोलाइड होगा, ये इसको एनर्जी देगा। अब ये इसको जैसी एनर्जी मिली तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंचेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा ढंग से समझना है कि होगा क्या, आप ध्यान देना। ये पार्टिकल जैसे यहां पे पहुंचता है तो अब हमें पता है कि ऑलरेडी जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में कौन सी फोर्सेस लगती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, किसी को याद है मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कि जब पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम लेंथ पे रहते हैं, याद है किसी को, आर नॉट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे रहते हैं। इमेजिन करो अगर इन दोनों पार्टिकल को दूर ले जाने की कोशिश करूं तो ये इस पे कौन सी फोर्स लगाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन लगाता है। मतलब ये पार्टिकल इसे दूर नहीं जाने देगा, तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये भी इससे दूर नहीं जाना चाहेगा तो ये भी इस पे ऐसे लगाएगा। तो इनको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और पास लाऊंगा तो ये रिपल्शन में हो जाती है। अब जरा मुझे बताओ, सोच के बताना थोड़ा सा, कि आप इस पार्टिकल को कहां लेके जा रहे हो, इससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो कि इसके पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो। ये वाला पार्टिकल ये इससे दूर जा रहा है कि पास जा रहा है, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है कि पास जाने की कोशिश कर रहा है, पास जाने के सर। नहीं पास नहीं, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है ना ऐसे, क्योंकि इसने इसे एनर्जी दी, स्टोन ने एनर्जी दी, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये क्या करेगा, ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ऐसे। ये बोलेगा कि भाई मैं तेरे को दूर नहीं जाने दूंगा, तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो दूर जाना चाहता हूं, तो ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा। तो ये वाली जो फोर्स है जो इस पे लग रही है, ध्यान देना, ये वाली फोर्स ये इसे नीचे की तरफ ट्रेवल करवानी स्टार्ट कर देगी, और ये इसे क्या करेगी, बताओ। नीचे लेके जाएगी। नहीं नहीं ऊपर की समझो, तरफ हाँ रिपल। ये इसे खींचना स्टार्ट करेगी, समझ में आएगी नहीं, ये इसे रोकेगी फोर्स जो यहां बना रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, यही समझना है। ये वाला पार्टिकल क्योंकि नीचे भाग रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, नीचे भाग रहा है, ठीक है, तो ये इसे दूर नहीं जाने देगा, यानी कि इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये वाली फोर्स इसे नीचे जाने से रोकेगी, और ये इस पे लगाएगा, ये भी लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये वाला पार्टिकल जो इस पे लगा रहा है फोर्स नीचे की तरफ, वो इसे आगे की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली होगा क्या, ये वाला पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल इसके साथ चलना स्टार्ट कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल पहुंचेगा यहां पे, ये पहुंचेगा यहां पे, ये वाला पहुंचेगा यहां पे, सेम चीज यहां पे होगी, ये इसे खींचेगा तो ये भी नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। ये ढंग से समझते रहना क्या बोल रहा हूं। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल पहुंचेगा यहां पे, ये पहुंचेगा यहां पे, ये पहुंचेगा यहां पे, और ये जस्ट अभी चलना स्टार्ट करेगा, ये जस्ट चलना स्टार्ट करने वाला है, बस करने वाला है, ठीक है ना अभी।
क्योंकि ये जो फोर्स लग रही थी थोड़ी देर बाद इसे रोक देगी, तो इससे आगे ये नहीं जा सकता। तो अब इमेजिन करो कि इस जगह से ये इतनी नीचे ही आ सकता है, इतना ही नीचे आ सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। समझ में आया? यस सर। अब क्या होगा, ये क्योंकि अब ये नीचे तो नहीं रहेगा, आपने देखा होगा वाटर पार्टिकल जो है वो नीचे ही नहीं रहते। ऐसा नहीं होता कि पानी जैसे ही आपने पत्थर डाला तो नीचे क्रस्ट बन गया, ऐसा नहीं होता, पार्टिकल ऊपर भी आते हैं। तो अब ये क्या होगा, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा यहाँ पे। तब तक इसके अगला जो पार्टिकल होगा, अगला पार्टिकल होगा ये वाला पार्टिकल, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका होगा यहाँ पे। ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, ये वाला पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, और ये वाला पार्टिकल जस्ट चलना स्टार्ट करेगा। तो ये कंडीशन सर होगी। जब ऊपर आ रहे तो कौन सा फोर्स लग रहा है? नहीं, अभी देखो, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको तो आप मोशन देते हो। जनरली क्या होता है, ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल, इसको तो आप ही मोशन दे रहे हो। समझ में आया कि नहीं? जैसे रस्सी में पकड़ के रखा आपने, तो रस्सी का जैसे ये इंट था, ये वाला जो इंट था, ये वाला जो पार्टिकल था, इसको तो आप ही मोशन दोगे ना। यस बात सर। समझ में आ रही है? तो आप इसे नीचे लेके जा रहे हो, फिर ऊपर लेके जा रहे हो, फिर ऊपर लेके जा रहे हो, ऐसे जो है ये आप मोशन दे रहे हो। तो इसे तो मजबूरन बेचारे को चलना ही पड़ेगा, जैसा आप चलाओगे वैसे ही चलेगा। तो अब ये थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, इसके इससे जस्ट अगले वाला पार्टिकल कहां पहुंचेगा, यहां पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। ये इसके पीछे है, ये और पीछे है, ये और पीछे है, ये बस अब अभी चलना स्टार्ट कर रहा है, ये करने वाला है बस चलना स्टार्ट। ठीक है, फिर और थोड़ा टाइम बीता, ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे। ढंग से समझना, ये कहां पहुंचेगा, ये अब यहां पहुंचेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे पहुंच चुका था, अब ये वापस आएगा ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये यहां होगा, ये यहां पे होगा, और ये बस अभी चलना स्टार्ट करने वाला है। पहले अभी समझ लो, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। आप देखो, ये हटा दे रहा हूं, ये अब बताओ और क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, ये कहां पहुंच गया, अब यहां पे पहुंच गया। ये कहां होगा, इसके पीछे चल रहा है। ये कहां पहुंचा, इसके पीछे चल रहा है। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ये यहां पे, ये यहां पहुंचा, और ये अभी चलना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप ढंग से देखोगे, तो अगर मैं इसे पूरी की तरह पूरा बना दूं, तो देखो हाफ वेव कंप्लीट हो चुकी है। देखो, दिख रही है? हाँ सर। लेकिन अब इमेजिन करो, थोड़ा समझना इस चीज को। अब आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कि मैंने समहाउ इस पार्टिकल को बस यहीं पे रोक दिया, सोर्स पार्टिकल को यहीं पे रोक दिया। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे हम लोग झटके दे देते हैं, इसे पल्सेस बोलते हैं, आपने देखा होगा। जैसे ही आपने रस्सी ली और रस्सी को सिर्फ इतना मोशन करवाया, देखो इतना, सिर्फ इतना मूव कराया, ये जो पार्टिकल इसको इतना मूव कराया बस। तो इससे होगा क्या, सिर्फ इतनी सी वेव बनेगी, इतनी वेव बनेगी, ये वेव बन गई, और ये आगे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी, आगे की तरफ। इसको बोला जाता है पल्स। ठीक है, वेव नहीं बनी है, इट इज अ पल्स। तो ये पल्स आगे की तरफ ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहा है, ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा। अगर मैं ऐसे बनाते चलूं, देखो एक और बार बना देता हूं, ढंग से समझना। ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, थोड़ी देर बाद ये वाला गेम पार्टिकल खेल रहा पहुंचेगा है यहाँ पे। खतरनाक वाली। आवाज मत करो, गेम ध्यान पता दो, कितना कर रहा है। ध्यान दो, ध्यान दो। ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये पहुंचेगा यहाँ पे,
ये पहुंचेगा यहाँ पे और ये चलना स्टार्ट करेगा। तो देखो ये वेव जो है, ये जो पल्स है, ये थोड़ा सा आगे मूव कर गया ऐसे। तो ये सर अगर जो आप ग्रीन वाले पार्टिकल हैं ये भी तो मूव होंगे यस, ना थोड़ा थोड़ा। हाँ सर जो ग्रीन वाले पार्टिकल हैं ये भी मूव होंगे ना हाँ, थोड़ा थोड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद मूव करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर तू यहाँ पे मोशन देगा तो ये पार्टिकल भी सडनली स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये पल्स आगे ट्रेवल करेगी, जैसे जैसे पल्स आगे पहुंचेगी पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये पल्स जो है ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, मैं अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ तो ढंग से देखना। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ जाएगा और ये चलना स्टार्ट करेगा। तो ये वेव देखो, ये जो पल्स है ये आगे की तरफ ट्रेवल करती हुई दिख रही है आपको। क्या बात समझ में आई? ये मैं हटा रहा हूं अभी, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पल्स बनाना नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको वेव बनाना सिखा रहा हूं। Now let's imagine कि आपने ये जो सोर्स पार्टिकल था इसको यहाँ पे रोका नहीं, इसको ऊपर की तरफ भी मोशन दिया। तो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, ये पहुंचेगा यहाँ पे, ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, ये पहुंचेगा यहाँ पे, ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा और ये चलना स्टार्ट करेगा। क्या बात आई समझ में? यस सर। और थोड़ा देर बाद क्या होगा, ये पहुंचेगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब ऊपर जितना ये जाना चाहता था वहां पे पहुंच जाएगा। ये वाला पार्टिकल इसके पीछे होगा, ये वाला पार्टिकल इसके पीछे होगा। लेट्स टेक ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा, ये वाला पार्टिकल यहां होगा, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल इसके पीछे है, ये वाला पार्टिकल इसके पीछे होगा, ये जस्ट चलना स्टार्ट करेगा। अभी कितनी वेव कंप्लीट हो चुकी है, देख रहे हो? ये वेव कुछ ऐसे बन जाएगी, इस तरीके से। नाउ थोड़ी देर थोड़ा और मूव कराओ इस पार्टिकल को, मैं यहां लेके आ गया, ये पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, ये पार्टिकल होगा यहाँ पे, ये पार्टिकल होगा यहाँ पे, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे पहुंचा, ये वाला पार्टिकल होगा इसके पीछे, ये वाला पार्टिकल और पीछे, ये वाला पार्टिकल होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये वाला पार्टिकल होगा यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा और ये जस्ट अभी चलना स्टार्ट करेगा। देखो हर एक पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकता इस तरीके से, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक पार्टिकल जो है अपने आगे वाले पार्टिकल को के मोशन को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ये अपना पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि देखो इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। तो ये वाला पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये मान लीजिए यहां पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल इसके पीछे है, ये वाला पार्टिकल इसके पीछे है, ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंचा और ये यहाँ पे पहुंचा, ये चलना स्टार्ट कर रहा है।
यहां पे एक वेव बन के तैयार होगी, देखो इस तरीके से। जैसे ही आप इसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करवाओगे, क्योंकि इसको आप मोशन दे रहे हो, तो इसको बोला जाता है सोर्स पार्टिकल। सोर्स पार्टिकल को जैसे ही आप एक ऑसिलेशन कंप्लीट करवाओगे, जैसे ही आपने एक ऑसिलेशन कंप्लीट करवाया, देखो ऐसे नीचे से स्टार्ट हुआ था, ऐसे ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही सोर्स पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, वेव एक बन के तैयार हो जाएगी, एक वेव बन के तैयार होगी। एक्चुअल में ये लिखा जाता है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि जैसे ही आप इस पार्टिकल को, सोर्स पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करवाओगे, वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर जाती है कुछ। अगर आप इसे दो ऑसिलेशन कंप्लीट करवाओगे, ऐसे दो ऑसिलेशन, एक दो, तो दो वेव बन के तैयार हो जाएंगे ऐसे। या ये वेव इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी। तो हम लोग सिर्फ एक वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दो वेव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक वेव की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। जब फर्स्ट पार्टिकल, ध्यान देना, सोर्स पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, बात आई समझ में? यहां पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूं वेवलेंथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो वेवलेंथ होता क्या है? इट इज दी distance traveled by the wave for one complete oscillation of source particle. कई लोग ये बोल देते हैं कि लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, ये भी ठीक है, बट एक्चुअल में ये है, ठीक है ना, ये सही डेफिनेशन है। ओके, नाउ अगर आप ढंग से देखोगे तो ये पार्टिकल यहां तक पहुंच पा रहा था, ठीक है ना, आपने क्योंकि यहीं तक इसे मोशन दिया था। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो अगर मैं यहां पे ऐसे एक लाइन खींच दूं, तो हर एक पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसे डायग्राम डिफरेंट कलर से शो करूं तो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, फिर ये अगला पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, बट ध्यान देना अगले पार्टिकल का पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये बाद में चलना स्टार्ट हुआ था इसके। सोर्स पार्टिकल पहले मूव करेगा, दूसरे वाला पार्टिकल, उससे जस्ट अगला वाला पार्टिकल थोड़ी से देर बाद स्टार्ट होगा, फिर अगला और देर बाद स्टार्ट होगा, फिर अगला और देर बाद स्टार्ट होगा। तो सोर्स पार्टिकल जब अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, जरूरी नहीं बाकी पार्टिकल नहीं कर पाते हैं, ये इसे अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस, ये क्या होगा, इसे क्या बोला जाएगा? ध्यान देना, तो हर एक पार्टिकल जो है, हर एक पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो इसी को क्या बोला जाएगा? यस, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम व्हाट? मीन पोजीशन। तो यानी कि हर एक पार्टिकल की मीन पोजीशन यहां पे है, ध्यान देना, दिस इज द मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि जब आप इसको मोशन नहीं दे रहे तो हर पार्टिकल यहीं पे था, आराम से बैठा हुआ था,
लेकिन जैसे ही आपने इसे मोशन लेना स्टार्ट किया, पहले वाले पार्टिकल को इसने मोशन आगे ट्रांसफर किया, फिर आगे ट्रांसफर किया, फिर आगे ट्रांसफर किया। हर एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को मोशन ट्रांसफर कर रहा है। यार बीच में जो है ना पेन मत लगाओ, वरना क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, मैं पूछ रहा था इसको क्या तो कहेंगे। ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड हो, हाँ ये भी एम्पलीट्यूड है, दिस इज ऑल्सो सर ये एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ नहीं होगी क्या? ये भी एम्पलीट्यूड है, नहीं वेवलेंथ ही है, ये लिखा ही ना, ये वेवलेंथ है, ये भी एम्पलीट्यूड है। नाउ इस पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय ईच पार्टिकल, अच्छा ईच पार्टिकल भी बोल सकते हैं या सोर्स पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर एक पार्टिकल सिंपल हर एक पार्टिकल वही काम कर रहा है जो उसके आगे वाला पार्टिकल काम करेगा, ठीक है। तो अगर इस पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 4 सेकंड लगेंगे तो इसे भी 4 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन ये बाद में करेगा, थोड़ा सा बाद में करेगा, क्योंकि अगर ये 1 सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है ये 2 सेकंड बाद मोशन करना स्टार्ट करे, तो इसे भी 4 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है ना। सो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय ईच पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट इज द मैक्सिमम displacement of a particle from its mean position. Now, अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना है कि जब इस पार्टिकल ने, सोर्स पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो वेव जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गई है, यानी कि वेव कुछ आगे की तरफ ट्रेवल करी विथ सर्टेन वेलोसिटी। तो इसको बोला जाता है वेव वेलोसिटी, और इसी को कई बार एक और नाम दे दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ एनर्जी, क्योंकि वेव क्या कैरी कर रही है? एनर्जी कैरी कर रही है। यहां पे आपने फर्स्ट पार्टिकल को, सोर्स पार्टिकल को क्या दिया? एनर्जी दिया, और ये वेव जो है इस एनर्जी को आगे की तरफ लेके जा रही है थ्रू बाय यूजिंग पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह, हर एक पार्टिकल जो है आगे वाले पार्टिकल को, ये पार्टिकल इसको एनर्जी दे रहा है, फिर ये आगे की तरफ दे रहा है, ऐसे आगे की तरफ जो है एनर्जी ट्रेवल कर रही है विद वी वेलोसिटी। तो इसको कई बार वेव वेलोसिटी भी बोल देते हैं, और वेलोसिटी ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा बताओ, वेव वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस traveled by the wave क्या होता है बताओ? वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर यूनिट टाइम। तो इमेजिन करो कि आपने इस पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करवाया, ऐसे वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई? लैम्डा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी?
लैम्डा, और टाइम कितना लगा? इस पार्टिकल को एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। सो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सिंपल, वेवलेंथ पर यूनिट टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t। एंड व्हाट इज 1/t? फ्रीक्वेंसी। देखो, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो इसको एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट करा के आपने वेलोसिटी निकालनी। व्हाट हैपन अगर मैं 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करवाता? तो मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। अगर ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसको मैंने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करवाए, तो पहला ऑसिलेशन हो गया, तो ये एक वेव बन के तैयार हो गई। फिर दूसरा मोशन दिया, 2 वेव बन के तैयार होगी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? कितना होगा बताएगा कोई? ये कितना है? लैम्डा, और ये भी क्या होगा? लैम्डा। तो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। लैम्डा। और टाइम कितना लगेगा? इसको एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा था? टी। टी। और 2 ऑसिलेशन क्योंकि कंप्लीट करें तो 2t हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव अपॉन टोटल टाइम टेकन, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भी उतना ही आंसर आ रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ऑसिलेशन के लिए निकालो या 10 ऑसिलेशन के लिए निकालो, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेलोसिटी वेव वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पार्टिकल। अच्छा, अब बोलोगे सर आप सोर्स पार्टिकल ही क्यों लिख रहे हो? तो मैं अभी आंसर करूंगा। वैसे तो ये सोर्स पार्टिकल भी हो सकता है या फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पार्टिकल भी हो सकता है। तो अब फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी तो लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by the particle in 1 second। देखो बहुत सिंपल है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल सोर्स पार्टिकल एक ही है, ठीक है ना, मतलब 1 सेकंड में एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? लैम्डा। तो वही वेव वेलोसिटी हो गई, दैट्स इट। क्योंकि अगर ये 1 है तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लैम्डा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको कंडीशन बता रहा था कि कंडीशन क्या क्या है। देखो कंडीशन क्या क्या होगी, मुझे बताओ क्या क्या कंडीशन होगी। देखो सबसे पहले इस पार्टिकल को अगर आप मोशन दे रहे हो, यहां पे यहां पहुंचा, तो सबसे पहले इस पार्टिकल को यहां पे जाके रुकना नहीं है, इसे वापस भी आना होगा। पानी में ऐसा होता है, क्योंकि पानी में अगर आपने पत्थर को फेंका तो जैसे ही पत्थर पानी से टकराता है तो वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहां पे रुकते नहीं है, वापस आते हैं। आ रहा है समझ में? तो मुझे बताओ सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए मीडियम के पास? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? पार्टिकल्स अगर दूर जाते हैं तो वापस भी आते हैं, है ना।
अगर मीन पोजीशन से दूर जा रहे हैं तो वो वापस भी आते हैं। क्या होता था इसको क्या बोलते थे, इलास्टिक प्रॉपर्टी। मतलब मीडियम के अंदर क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? यहां पे जब मैं इन पार्टिकल्स को दूर लेके जाता हूं, यहाँ पे जाके जो है मैं अगर छोड़ दूं तो ये वापस आते हैं कि आते हैं ना? Yes, sir. तो क्यों आते हैं? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगी, इसे इन पार्टिकल्स को अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है। यानी कि पूरा मीडियम क्या कर रहा है, अपना शेप रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो एसेंशियल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड बाय द मीडियम, पहली क्या होगी, मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। सेकंड, और क्या होना चाहिए? अब इमेजिन करो कि, थोड़ा सा समझना इस चीज को, कि मान लीजिए ये पार्टिकल यहां पहुंचा, ये पार्टिकल फिर वापस आ रहा है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि मान लीजिए पानी है, पानी में जैसे ही पत्थर फेंका तो वहां पे ना ऐसे क्रस्ट बन जाता है, ट्रफ बन जाता है ऐसे, इस तरीके से देखना, इस तरीके से जाता है ये ऐसे, ये ट्रफ बन जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ट्रफ बनने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वाला पार्टिकल यहाँ होगा, 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 ये वाला पार्टिकल यहाँ होगा। थोड़ी देर के लिए पार्टिकल नीचे चले जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल ऊपर आएंगे, फिर से ये शेप रिगेन कर लेगा ऐसे। लेकिन आपने देखा होगा ये पार्टिकल यहाँ रुकता नहीं है, पार्टिकल जो है ओवरशूट कर जाता है, मतलब ऊपर की तरफ भी चले जाता है। तो पानी थोड़ी देर के लिए ऊपर भी आता है ऐसे, मतलब पार्टिकल थोड़ी देर के लिए ऊपर भी आते हैं। तब तक वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर जाती है, आपने देखा होगा आगे की तरफ ऐसे ट्रेवल कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स को अपनी मीन पोजीशन पर रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाफ ऑसिलेशन बाद जो है पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब पार्टिकल के पास क्या हो, ये पार्टिकल यहां कब रुकेगा बताएगा कोई, एक ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन के बाद यहां पे कब रुकेगा, जब इसके पास कोई इनर्शिया ना हो, मास ना हो। आपने देखा होगा कि अगर आप एक स्प्रिंग लेते हो और स्प्रिंग स्प्रिंग को आप इस मास से कनेक्ट मत करो, ठीक है? तो अगर आपने इसे कनेक्ट किया है, पहले तो कनेक्ट किया तो क्या होगा, अगर आप इसे थोड़ा सा ऑसिलेट करके छोड़ोगे, मान लो यहाँ पे ऑसिलेट करके छोड़ा, डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है। ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल यहां पे जाके रुक जाए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इसके पास क्या है, मास है। अगर इसके पास मास नहीं होता तो क्या होगा, बताएगा कोई क्या होगा? अगर इसके पास मास नहीं है, इफ इट इज अ मासलेस, क्या होता है बताएगा कोई? अगर मान लीजिए मासलेस है, इसका मतलब कोई पार्टिकल ही कनेक्ट नहीं किया है। आप स्प्रिंग को क्या करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और छोड़ दो, तो स्प्रिंग क्या होगी, नेचुरल लेंथ पे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहां तक समझ में आया है?
तो मीडियम के पास क्या होना चाहिए, मीडियम के पार्टिकल्स के पास कुछ मास भी होना चाहिए, मतलब इनर्शिया होना चाहिए। मस्ट हैव इनर्शिया। तीसरा और क्या होना चाहिए, अब देखो प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, मैं दो तीन ही लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, तो तीन ही एक्चुअल में चाहिए होती है, मेनली तीन तीन चाहिए, वैसे डेंसिटी भी आ जाती है, फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। और क्या होना चाहिए, एक और चीज होनी चाहिए, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप पानी में पत्थर, मतलब पानी में अगर आप एक पत्थर मारोगे तो जनरली क्या होता है, एक ही वेव बन पाती है, देखा है किसी ने, ज्यादा से ज्यादा एक वेव बनेगी और उसके बाद छोटी छोटी वेव्स बनती हैं और थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाती है, कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? सर बताएगा कोई? एनर्जी, सर एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो कौन करता है एनर्जी कंज्यूम? एनर्जी कंज्यूम करना किसका काम होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स करते हैं, लेकिन आप ऐसे सोचो कि जो पूरा मीडियम है, मीडियम में क्या होगा, अगर मीडियम को छोटी छोटी लेयर्स में काट दूं, तो आपने देखा होगा कि अगर सर ने पढ़ाया होगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो एक विस्कोसिटी जैसी टर्म बताई थी आपने, आपको बताएगा कोई? यस सर। विस्कोसिटी का काम क्या होता है? अगर मीडियम विस्कस है तो क्या होगा? विस्कस मीडियम का काम क्या होता है? अगर विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ करता था, जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर पे स्लाइड कराने में, उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा एक लेयर को दूसरे के ऊपर स्लाइड कराने के लिए। अगर मान लीजिए ये पूरा वो पूरा फ्लूइड है, और फ्लूइड अगर बहुत छोटी छोटी लेयर्स में मिलके बना हुआ है, तो अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हनी है, हनी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एक लेयर को दूसरी लेयर पे अगर आपको स्लाइड कराना है तो इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी आप एनर्जी दोगे इसे स्लाइड करवाने के लिए, सारी की सारी विस्कोसिटी खा जाएगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, एक अगर एक दो लेयर के बीच में देखूं तो देयर इज अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन का काम क्या होता है, एनर्जी को खाना, एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? अब इमेजिन करो कि आप ऐसे सोचो कि बहुत छोटी छोटी लेयर्स हैं ऐसे, जैसे ही आप क्या करोगे, इसको मोशन दे रहे हो इस पार्टिकल को, तो ये लेयर नीचे जा रही है, बेसिकली पार्टिकल ही जा रहा है, बट अब इसको लेयर के फॉर्म में समझो कि ये लेयर नीचे जाएगी, तो ये वाली लेयर इसे रोकने की कोशिश कर रही है। समझ में आया क्या? यहां पे बीच में क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। तो ये जो फ्रिक्शन है ये कैसा होना चाहिए, अगर वेव को आगे की तरफ ज्यादा प्रोपेगेट करवाना है, ये कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही बढ़िया है। सो देयर मस्ट बी मिनिमम विस्कोसिटी, या फ्रिक्शन कम होना चाहिए बिटवीन दी पार्टिकल्स। सो मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स must be very small.
एटलीस्ट ये तीन अगर सफिशिएंट, अगर ये कंडीशन कोई भी मीडियम के पास है तो ऑब्वियस सी बात है वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाएगी, बहुत इजीली ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो तीन टर्म्स हैं, वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूं वेव वेलोसिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी किन चीजों पे डिपेंड करती है, एंड वेवलेंथ किन चीजों पे डिपेंड करती है, पहले मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करेगी? पीरियड। कौन बताएगा फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? डज इट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ? यहां फॉर्मूला अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा फिर? अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत समझने वाली चीज है जो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता, तो ढंग से समझ लो। अब कौन बताएगा फ्रीक्वेंसी? जैसे एक ने आंसर किया कि सर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है। तो मैं बोलूंगा टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा? और कौन नंबर ऑफ आंसर करेगा? ऑसिलेशन पे। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे करेगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड करेगी। यस सर। तो अब फिर वही है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन फिर कौन दे रहा है? कौन दे रहा है नंबर ऑफ ऑसिलेशन? इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को ऑसिलेशन कौन दे रहा था? अपने आप मिल रहा था कि कोई दे रहा है? कोई दे रहा है सर। कोई दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एजेंट। एनर्जी। कोई एक्सटर्नली दे रहा है ना। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पार्टिकल को कितनी ऑसिलेशन दे रहा है कोई। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं इस पार्टिकल को 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन दे दूं ऐसे, तो 10 वेव बन जाएंगी ऐसे। तो मैं क्या बोलूंगा? 1 सेकंड में 10 वेव बाहर निकली है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 हर्ट्ज। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 2 ऑसिलेशन भी दे सकता हूं। 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन दूं तो 2 हर्ट्ज हो जाएगी। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पार्टिकल पे डिपेंड करती है। सोर्स पार्टिकल एक स्पेशल पार्टिकल है क्योंकि उसके साथ ही वो किसके साथ कनेक्टेड है? एक्सटर्नल एजेंट के साथ कनेक्टेड है जो उसे ऑसिलेशन दे रहा है। सो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे? ऑन द ऑसिलेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल। ये आपको ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। आप बोलोगे सर मीडियम पे डिपेंड करती है, बिल्कुल नहीं करती है, ध्यान देना। तो मैं यहां पे सेकंड पॉइंट लिख दे रहा हूं, इट डज नॉट डिपेंड on the properties of medium। ये आपको ध्यान देना है। ओके, अब बताओ वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? या वेवलेंथ बाद में आता हूं, जिसको पहले वेव वेलोसिटी पे बताओ। वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी?
यस बताएगा कोई? बताना है सर। वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? सर डिस्टेंस पे। फ्रीक्वेंसी समझ में आई है? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स पार्टिकल, सर इट डज एक नॉट बार डिपेंड अपॉन द दोबारा प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। यस, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, एक बार स्क्रॉल डाउन करना। सर फ्रीक्वेंसी से हाँ ऊपर, यस सर। तो थोड़ा और नीचे सर, फ्रीक्वेंसी से ऊपर सर, जो मतलब लास्ट सेकंड पॉइंट था। यस सर, 2 सेकंड से। यस, कोई बताएगा वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? फिर फॉर्मूला लिख रहा हूं। एफ तो सोर्स पे करता है, वी किस पे करेगा? सर वेव वो वेलोसिटी। ऑसिलेशन लिखा है क्या? हाँ जी, सर ऑसिलेशन लिखा है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सर ऑसिलेशन। हाँ फ्रीक्वेंसी में। हाँ हाँ, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल। सोर्स पार्टिकल को कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रहा है कोई, उस पर ही डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ध्यान से समझना कि वेव कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, ये डिटरमाइन कौन करेगा? मीडियम करेगा। मीडियम की प्रॉपर्टीज करेंगी कौन कौन सी? ये देखो, ये दो प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखा ही है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। कौन कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी? यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, ये सब आएंगी वहां पे। फिर इनर्शिया क्या होता है? मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। सर फोर्स पार्टिकल मतलब? सर सोर्स पार्टिकल, सोर्स नॉट सर फोर्स पार्टिकल पार्टिकल। मतलब वही ना, जो मतलब पहला पार्टिकल, पहला पार्टिकल। रुको। फर्स्ट सर पार्टिकल, मतलब फर्स्ट जब पार्टिकल। कैसे बताना एक बार? एक फर्स्ट पार्टिकल था ना सोर्स पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल जिसके साथ, जिसको ऑसिलेट करवा रहा है कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको ऑसिलेट करवा रहा है ना, तो ये सोर्स पार्टिकल होता है, क्योंकि इससे ही एनर्जी दी जाती है। ये आगे आने वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर करता है। तो वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। किस पे डिपेंड नहीं करती? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स पार्टिकल। मतलब सोर्स पार्टिकल को आप कितना भी ऑसिलेशन दो, 10 ऑसिलेशन दोगे तब भी वेलोसिटी पे चेंज नहीं आता। तो इससे एक और चीज पता चलती है कि अगर ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रही है, यानी कि वेव जब एक मीडियम से, मान लीजिए मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो वेव मान लीजिए ऐसे चल के आ रही है यहाँ पे,
तो जैसे ही वो फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। मतलब अगर यहां पे ऐसा हो सकता है कि अगर यहां पे 20 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रेवल कर रही है तो यहां 40 मीटर से करें या 10 से करें, चेंज हो जाती है। सो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्यों चेंज होती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है और मीडियम चेंज होने के कारण प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम चेंज हो गई है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सो व्हेन वेव travels from one medium to other, its velocity changes. इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें नहीं होता, ध्यान देना। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और आपने क्या किया, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, ऐसे यहां पे ऑसिलेशन देना स्टार्ट किया तो ऐसे 1 सेकंड में आपने मान लीजिए 3 वेव बना दिए, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हर्ट्ज। लेकिन जैसे ये वेव सेकेंड मीडियम में जाएगी तो क्योंकि आप 1 सेकंड में 3 वेव ही निकाल रहे हो तो 3 ही वेव मीडियम के अंदर ट्रेवल करेंगी, सेकेंड मीडियम के अंदर भी, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी क्योंकि सोर्स तो वही है। सोर्स को आप क्या कर रहे हो, ये सोर्स पार्टिकल हो गया, ये सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल को आप 1 सेकंड में 3 हर्ट्ज 3 ऑसिलेशन दे रहे हो तो वही 3 वेव जो आगे ट्रेवल कर रही है, तो मीडियम दूसरे मीडियम में भी वही 3 वेव ट्रेवल करेंगी, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट वेव वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है, वेव लेंथ किस पर डिपेंड करेगा, कोई गेस करेगा, कौन मुझे बताएगा कि अगर ये समझ पा रहे हो तो बताओ जरा कि ये सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये किस पे करेगा, सोर्स या मीडियम। मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। डज इट डिपेंड अपॉन द सोर्स और मीडियम। यस, कोई चैट पे लिख के बताए। सोर्स नहीं, सोर्स पे नहीं करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। देखो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन करा के बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो अभी आप समझ लो कि वेवलेंथ जो है वो भी मीडियम डिसाइड करता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। Does not depend on the source। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा ये तो क्लियर हो जाता है बच्चे को, फ्रीक्वेंसी कि सोर्स को अगर मैं 10 ऑसिलेशन दे रहा हूं तो 10 वेव ही ट्रेवल करेंगी आगे की तरफ, 1 सेकंड में 10 वेव बाहर निकली, तो वही 10 वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेंगी, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीडियम चेंज हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियम चेंज होता रहे, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
वेव वेलोसिटी कौन डिसाइड करता है? ये मीडियम डिसाइड करता है, सोर्स पार्टिकल नहीं डिसाइड करता है, ये मीडियम डिसाइड करेगा, ठीक है ना। यानी कि मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो वेव वेलोसिटी चेंज हो सकती है। और ये तीसरा वेवलेंथ, ये डायरेक्टली पता नहीं चलता है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मीडियम चेंज होगा तो वेव जो है, वेवलेंथ जो है वो भी चेंज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो मैं क्लियर करके बताता हूं आपको। मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है तो ये ढंग से समझना है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। इफ अ वेव of frequency (10 Hz) traveled from one medium to another such that in first medium its velocity is 20 meter per second. As it travels to second medium, its velocity become 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ही वेव पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर पहुंचती है, जैसे ही फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी डबल हो गई। तो अब आपको क्या बताना है, फाइंड आउट द वेवलेंथ इन फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम। मतलब पहले मीडियम में कितनी वेवलेंथ होगी और सेकंड में कितनी होगी। अब मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि सर फर्स्ट मीडियम में 20 है तो सेकंड में 40 क्यों हो गई है, क्योंकि ये मीडियम डिसाइड करता है, ठीक है ना। मीडियम की प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। इसका मतलब क्या है, ओके चलो, एक ने आंसर भी किया है, बहुत बढ़िया। तो हम थोड़ा सा फिजिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पानी है ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एयर हो सकता है, फिर मिल्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फर्स्ट मीडियम हो गया। अब देखो ये सोर्स पार्टिकल है, इसको मैं कितने ऑसिलेशन दे रहा हूं एक सेकंड में, 10 ऑसिलेशन दे रहा हूं, तो ऐसे 10 वेव बन जाएंगे। देखो ऐसे एक सेकंड में, ऐसे 10 वेव बन गई, ठीक है ना, ऐसे 10 वेव बन गई। तो एक सेकंड में 10 वेव सोर्स ने बना दी। और ये वेव कितने से ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम में, ए मीडियम में 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहां पे वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूंगा लैम्डा, तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पे, क्या था, वेव वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी है 20, फ्रीक्वेंसी है 10, 2 मीटर लंबी वेव बनेगी इसमें, मतलब ये 2 मीटर लंबी है। ये वेव जो है ऐसे, ये 2 मीटर लंबी है। हर एक वेव यहां पे ध्यान देना, फर्स्ट मीडियम में 2 मीटर लंबी वेव बनेगी, ठीक है।
अब जैसे ये वेव आगे की तरफ गई, ये पहुंची यहाँ पे, यहां से सेकंड मीडियम स्टार्ट हो गया, ये सेकंड मीडियम है। अब सेकंड मीडियम में क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई है यहाँ पे, जैसे ये वेव यहाँ पे पहुंची तो वेव की वेलोसिटी बढ़ गई है, 40 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। लेकिन ध्यान देना फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोर्स पार्टिकल ने एक सेकंड में 10 वेव निकाली है, सोर्स पार्टिकल ने 10 सर वेव बनाई इसकी है। वेव यस सर वेवलेंथ होगी 4। 4 होगी। तो होगा क्या कि जैसे ये यहां पे ट्रेवल करेंगी, यहां पहुंचेंगी तो 10 ही वेव आगे जाएंगी, ऐसे ध्यान देना, ये 10 ही वेव जाएंगी। 10 वेव एक सेकंड में निकल रही है तो 10 वेव ही एंटर होंगी। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पे, लैम्डा बी, फिर से फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी 40 है, लैम्डा बी मुझे निकालना है, फ्रीक्वेंसी 10 है, 4 मीटर। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसी वेव ट्रेवल कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिसाइड करता है। वेलोसिटी कौन डिसाइड करता है, मीडियम डिसाइड करता है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ी तो लैम्डा को मजबूरन बढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे इसलिए Yes, मैंने sir. लिखा था कि मीडियम पे डिपेंड करता है वेवलेंथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स। तो अगर कोई भी आगे चल के आपसे बोले कि सर कोई पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, तो प्लीज ये मत बोलना कि डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड, नहीं। ये तो फॉर्मूला है जो ये बताता है कि अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। ये नहीं बताता कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है सिर्फ, फ्रीक्वेंसी पता है टाइम पीरियड निकाल पाओगे, टाइम पीरियड पता है फ्रीक्वेंसी निकालोगे। तो फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय सोर्स पार्टिकल। सोर्स पार्टिकल को आप एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन दोगे वही फ्रीक्वेंसी है, अब उसे आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए या तीसरे मीडियम में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव वेलोसिटी कौन डिसाइड करेगा, मीडियम डिसाइड करता है। मीडियम की प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगी, कौन कौन सी, इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला जो है मैं बताऊंगा आगे कि साउंड की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है। अगर साउंड वेव एक मीडियम में ट्रेवल करनी है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये हम बाद में देखेंगे। वैसे ही स्ट्रिंग में अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, ये सब बाद में देखेंगे। तो अब जो है आपको ये चीज समझ में आ गई है कि वेव बनाया कैसे जाती है। अगर किसी भी मीडियम में अगर आपको वेव बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल को मोशन दो, वो मोशन जो है अपने आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, फिर वो वाला पार्टिकल अपने आगे वाले को करेगा, इस तरीके से वेव बनती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वेव की इक्वेशन क्या होती है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। हम एक स्पेशल वेव ही पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे इस चैप्टर को बहुत ज्यादा करवाया जाता है, ऐसा नहीं है। हम एक स्पेशल टाइप की वेव पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसी को इक्वेशन ऑफ वेव बोला जाता है, ठीक है ना। इसी को और नाम दे देता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव भी बोल देते हैं इसे। देखो वेव भी दो होती है, ध्यान देना, एक ट्रैवलिंग वेव होती है जो ट्रैवल करती हुई दिखेगी,
और दूसरी क्या होती है, एक स्टेशनरी वेव भी होती है, स्टेशनरी वेव भी देखेंगे हम आगे। तो ये इक्वेशन मुझे निकालनी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना कि इसे कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक रस्सी है इस तरीके से, उसका एक एंड मैंने वॉल पे फिक्स कर रखा है, और दूसरे एंड को, ये फर्स्ट पार्टिकल को दूसरे एंड के फर्स्ट पार्टिकल को मैं सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करवा रहा हूं। इस पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करा रहा हूं। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन की खास बात क्या थी, कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा? चलो देखो फिर, अगर फर्स्ट पार्टिकल है, जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा हूं इस तरीके से। तो हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। नाउ अब हम जो मोशन देते थे वो इस तरीके से देते थे, x डायरेक्शन में देते थे, x एक्सिस में देते थे इस तरीके से। लेकिन ये क्या कर रहा है, y डायरेक्शन में कर रहा है इस तरीके से। तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे y आ जाएगा। अब होगा क्या, ये वाला पार्टिकल जो है, जैसे ही आपने इसे मोशन दिया, ये अगले वाले को मोशन देगा, ये फिर अगले वाले को देगा, ये फिर अगले वाले को देगा। होता क्या है कि ये पहले मोशन करना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद करेगा मोशन, ये अगर यहां पहुंचा है तो ये थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, फिर ये चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्टिकल जो है, मतलब हर एक आगे वाला पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को रिट्रेस कर रहा है। मतलब जो जैसा ये पाथ, ये अगर इस तरीके से मोशन कर रहा है तो ये भी उसी तरीके से मोशन करेगा, ठीक है ना। अगर ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है तो ये थोड़ी देर बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट करेगा, फिर ये भी स्टार्ट करेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा। बट ये पहले करेगा, ये बाद में करेगा। तो इमेजिन करो कि मैंने एक वेव बना के दिखाई थी आपको, एक ऐसी वेव बन जाएगी थोड़ी देर बाद इस तरीके से। ये पार्टिकल यहां नहीं है, ध्यान देना। ये रस्सी अब ऐसी हो गई है, ये रस्सी ऐसी है इस तरीके से। मतलब ये वाला पार्टिकल यहां पे है,
पार्टिकल ऐसे हो चुके हैं, ये एक वेव बन के तैयार हो चुकी है। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे नहीं होंगे, ये आपको ध्यान देना है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ वेव निकालो, तो ऑफ वेव का मतलब क्या होगा? पार्टिकल से x दूरी पे किसी पार्टिकल के बारे में अगर बात कर रहे हो, ये वाला पार्टिकल जो यहां पे मौजूद था, वो किसी भी t टाइम पे कहां पे होगा? तो ये पार्टिकल यहां नहीं है, ध्यान देना, ये पार्टिकल यहां पहुंचा हुआ है। तो अगर मैं किसी भी x दूरी पे पार्टिकल, जो सोर्स पार्टिकल से x दूरी पे, ध्यान देना यहां पे x0 मान लो, तो कोई भी x दूरी पे जो पार्टिकल है वो t इंस्टेंट पे, इसे ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना, x दूरी पे जो पार्टिकल है वो किसी भी t इंस्टेंट पे कहां पे है? तो ये y है, दिस इज y। ऐसे लिखा रहता है ये। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, फिर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? पोजीशन भी बोल सकते हैं, और पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल at a distance of x from the source particle at any instant. Yes, बोलो। डाउट है कुछ? No, sir. तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कैसे कर रहा हूं? फाइंड कर सकते हैं मतलब? Yes? सर हाँ बोलो। सर मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं इससे? अभी वही तो बता सर रहा हूँ ना, मैं फॉर्मूला वही ये बताने इससे की कोशिश। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? कैसे भी किसी भी हाँ मैं, पोजीशन। सुन लो, अभी बता तो रहा हूँ, वही तो कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये चीज समझ में आई? मैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी x दूरी पे पार्टिकल, Yes, सोर्स sir. से x दूरी पे पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। देखो इसलिए मैंने x लिखा हुआ है, ठीक है ना? x से मतलब क्या होगा? हर एक पार्टिकल आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक जितने भी पार्टिकल हैं सबके बारे में बात हो रही है। सो कोई भी x दूरी पे पार्टिकल जो सोर्स से x दूरी पे है, किसी भी टाइम t पे, वो कहां पे है? यानी कि y। ये पार्टिकल जो होगा, ये वाला जो पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो मेरा ये मेन जो है, ये मकसद है, इसको निकालना है। इसी को कई बार डिस्प्लेसमेंट वेव भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। सर तो एक मैं क्वेश्चन आपसे अब, कराओ। नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले ध्यान दो। क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले ये ध्यान दो। एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सोर्स पार्टिकल जो है, सोर्स पार्टिकल को आप मोशन दे रहे हो, ये आपको ध्यान देना है। तो सोर्स पार्टिकल का मुझे क्या क्या पता होगा? एम्पलीट्यूड पता होगा, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि ये मुझ पे डिपेंड करता है कि इस पार्टिकल को जब मैं ऑसिलेशन दे रहा हूं तो 10 सेंटीमीटर ऊंचे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, या 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाऊं, या 2 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाऊं, ये मुझ पे डिपेंड करेगा। यानी कि ए मुझे पता होगा एम्पलीट्यूड, ओमेगा भी पता होगा। वाई? क्योंकि ओमेगा क्या होगा? 2 पाई इंटू एफ। ये मैंने आपको बताया भी था पहले। एफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करेगा, ये जो आदमी है,
क्योंकि यही सोर्स पार्टिकल से कनेक्टेड है, सोर्स पार्टिकल को यही मोशन दे रहा है। तो आप अगर 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करवाओगे तो ये भी पता होगा आपको, प्लस में क्या पता लिखा है होगा। यस सर? ओमेगा टी प्लस। सर ओमेगा टी के फाई प्लस नॉट, में क्या लिखा है फाई नॉट सर? इनिशियल उसे फेज, कैसे फाइंड करते हैं? वो भी बता रहा हूं। अब इमेजिन करो कि इनिशियल फेज क्या होता था, इनिशियल फेज क्या बताता था आपको कि पार्टिकल को आप कहां से स्टार्ट करवा रहे हो। अब इमेजिन करो कि आप इसको कहां कहां से मोशन दे सकते हो। तो मोशन देने का तरीका यह भी है कि आप क्या करो कि मीन पोजीशन से ऊपर मूव कराना स्टार्ट कर दो, मीन पोजीशन से नीचे की तरफ मूव कराना स्टार्ट कर सकता हूं। तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूं या नीचे की तरफ मूव करवा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि इसको यहां से स्टार्ट ना करके यहां से मोशन दूं ऊपर से। तो ये इनिशियल फेज है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ये जो इनिशियल फेज है पार्टिकल का, ये कौन डिसाइड करेगा? सब सोर्स पार्टिकल डिसाइड, मतलब ये वाला आदमी डिसाइड करेगा जो इसे मोशन दे रहा है। मतलब ये सब मुझे पता है। तो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन मुझे पता होगी, ये है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ही करेगा। सर यस सर सर मतलब फाइव नॉट को हम फोर्स ऑफ द पार्टिकल बोल सकते हैं क्या? मतलब जितना फोर्स लग रहा है उस पे ये। बेटा, हमें ये तो पता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यस सर। मैं अभी फोर्स नहीं देख रहा हूं कि फाइव नॉट को इस पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वेव की इक्वेशन क्या है। वेव की इक्वेशन ये बताती है कि हर एक पार्टिकल की पोजीशन पता हो। कोई भी एक्स दूरी का पे जो पार्टिकल है वो टी इंस्टेंट पे कहां पे है, मुझे ये जानना है बस, और कुछ नहीं है। वही वेव की इक्वेशन है। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि हर एक पार्टिकल कहां पे है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जानना चाहता हूं। समझ में आएगी नहीं? एक बार हर एक पार्टिकल की पोजीशन पता चल गई, मान लीजिए पार्टिकल की पोजीशन पता चल गई यहां पे है, तो मैं सर उसके फाइव बारे में नॉट हर की चीज जान वैल्यू सकता हूं, कैसे कितनी वेलोसिटी निकालनी होगी। थी? अरे यार, वो न्यूमेरिकल में करवाऊंगा ना, पहले इक्वेशन तो बता दूं, पहले इक्वेशन तो बता दूं, न्यूमेरिकल तो बाद में होंगे ना, पहले इक्वेशन देख लो। अब एक चीज ध्यान समझो कि मैं इस पार्टिकल को जानना चाहता हूं, ये वाला पार्टिकल टी इंस्टेंट पे जो एक्स दूरी पे है वो टी इंस्टेंट पे कहां पे है, ये वाई जानना चाहता हूं। ठीक है ना? अब एक चीज आपको समझनी है कि ये वाला पार्टिकल किसके मोशन को, इसको किसने मोशन दिया, इसको दिया, इसने दिया, पीछे वाले पार्टिकल ने दिया। इसको किसने मोशन दिया, इस वाले पार्टिकल ने दिया। और बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि ये वही काम करेगा, ये वाला पार्टिकल वही काम करेगा जो ये वाला पार्टिकल, जो सोर्स पार्टिकल है, वो कुछ टाइम पहले कर चुका है। ये बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाला पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो सोर्स पार्टिकल ने पहले किया था, कुछ टाइम पहले किया था, वही ये कर रहा है कुछ टाइम बाद। तो मैं यहां पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ any particle at any time t, यही y एक्स टी है, ध्यान देना। तो एक चीज, यही चीज समझनी है आपको कि ये वाला पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वो पहले ये पार्टिकल कर चुका है, सोर्स पार्टिकल कर चुका है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर ये वाला पार्टिकल जो x दूरी पे है, टी इंस्टेंट पे जहां पे है, मान लीजिए y डिस्टेंस पे है, तो ये वाला पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल, पहले उतने ही डिस्टेंस पे हो चुका है। मतलब ये वाला पार्टिकल यहां पे होगा, पहले किसी टाइम पे होगा। तो अगर ये t टाइम पे यहां पे है, तो ये कब होगा, यहां पे कितने टाइम पहले होगा?
कुछ टाइम पहले हुआ होगा। तो कितने टाइम पहले हुआ होगा? जितना टाइम वेव को, इस वेव को यहां से, सोर्स पार्टिकल से यहां पे पहुंचने में लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर ये टी टाइम पे जो एक्स दूरी पे पार्टिकल है, ध्यान देना, एक्स दूरी पे जो पार्टिकल है वो टी टाइम पे कहां पे है, तो आप यहां से नहीं निकालोगे, इस इक्वेशन से निकालोगे। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये पार्टिकल, फिर ध्यान देना, यही चीज ध्यान देनी है आपको, ये वाला पार्टिकल टी इंस्टेंट पे जहां पे है, फर्स्ट पार्टिकल हो चुका है कितने टाइम पहले? टी से कितने टाइम पहले? तो टी में से मैं क्या करूंगा, कुछ टाइम माइनस करूंगा। कौन सा टाइम? टाइम टेकन by the wave to travel distance x। थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं यहाँ पे। कौन सा टाइम माइनस करोगे? टाइम टेकन बाय wave to travel distance x। तो फिर वही चीज है, ध्यान देना, ये पार्टिकल टी इंस्टेंट पे कहां पे होगा? ये वहीं पे होगा जहां पे ये पार्टिकल टी माइनस दिस टाइम पे जहां पे होगा, ये पार्टिकल वहां पे टी टाइम पे होगा। तो यहां पे आप देखो क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एक्स एट एनी टाइम किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स पार्टिकल एट टाइम। कौन सा टाइम? टी माइनस, अब कौन मुझे बताएगा, अगर ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये तो मीडियम डिसाइड करने वाला है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो इस वेव को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? इस पॉइंट से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बताएगा कोई? अगर यहां से यहां ये वाला पार्टिकल इससे कितनी दूरी पे है? x दूरी पे है, और वेव अगर ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी से, तो हमें पता है कि इस वेव को यहां से यहां टाइम जाने में कितना टाइम लगेगा? v, सॉरी, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक वेव को ट्रेवल करना पड़ेगा x डिस्टेंस, और अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी से डिवाइड कर दूंगा। क्या बात आई समझ में? यानी कि ये टाइम t माइनस एक्स बाई वी है। तो फिर से समझ लो, फिर बता रहा हूं, ध्यान ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो, कि इस वाले पार्टिकल के बारे में अगर मैं जानना चाहता हूं कि x दूरी पे जो पार्टिकल है वो t इंस्टेंट पे कहां पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जानना चाहता हूं मीन पोजीशन से, तो मैं ये बोलूंगा कि ये पार्टिकल t इंस्टेंट पे जहां पे है, पहले वाला पार्टिकल हो चुका होगा कितने टाइम पहले? t माइनस एक्स बाई वी। टी माइनस एक्स बाई वी क्या है? टी में से, इस टाइम में से कितना टाइम घटा दो, वेव को यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है, और वो कितना है? एक्स बाई वी, क्योंकि यहां से यहां वेव को ट्रेवल करना पड़ रहा है एक्स डिस्टेंस, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो? v से, तो एक्स बाई वी में माइनस कर दूंगा। अब इस वेव की, इस पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन मुझे पता है। सर 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 यस, यस,
सर टी माइनस एक्स अपॉन वी मतलब वही है क्या, मतलब जहां पर अभी पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर वहां नहीं, पर वो टाइम है, वो टाइम है। ये जो है देखो मैंने क्या लिखा, ध्यान दो मैंने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल एक्स एट एनी टाइम टी, ये मुझे निकालना है। और ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स पार्टिकल एट टाइम टी माइनस एक्स बाई वी। और टी माइनस एक्स बाई वी क्या है, टी में से अगर यहां पे ये पार्टिकल मैं जानना चाहता हूं कि 10 सेकेंड पे कहां पे है, तो 10 में से क्या करना पड़ेगा आपको, वो टाइम माइनस करना पड़ेगा जितना टाइम वेव को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा। तो इसलिए मैं 10 में से ये टाइम माइनस कर रहा हूं, ऐसे सोचो। कुछ समझ में आया? सर एक बार नीचे दिखाना इक्वेशन। सर मतलब अगर हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो तो हम यही फॉर्मूला रखेंगे क्या, टी माइनस एक्स अभी अपॉन वी? देखो ना, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो फर्स्ट पार्टिकल की है, दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा, ये वाला सोर्स First part. पार्टिकल की यानी कि इक्वेशन है। सर फोर्स पार्टिकल। हमें हर एक पार्टिकल की जाननी है, हर पार्टिकल की जाननी है। तो अब देखो क्या करो, ये जो सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन है यही थी ना। अब सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन मुझे पता है, तो बस सोर्स पार्टिकल की जगह टाइम की जगह क्या लिखना है आपको, टी माइनस एक्स बाई वी। क्योंकि सोर्स पार्टिकल की तो इक्वेशन पता है मुझे, तो सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन की जगह बस आप क्या लिख दोगे, टाइम की जगह टी माइनस एक्स बाई वी। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि सोर्स पार्टिकल टी माइनस एक्स बाई वी पे कहां पे है, तो टाइम की सर जगह टी वॉइस नहीं माइनस आ एक्स रही। बाई, हाँ सर वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स पार्टिकल एट टाइम टी माइनस एक्स बाई वी कहां पे है, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो बस ये जो इक्वेशन है, क्योंकि सोर्स पार्टिकल के बारे में मुझे सब कुछ पता है, एम्पलीट्यूड पता है, एम्पलीट्यूड पता है, टाइम फ्रीक्वेंसी पता है और फाइ नॉट पता है। तो मैं इस टाइम की जगह टी माइनस एक्स बाई वी डाल देता हूं। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हो, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी, सर मतलब इससे फिर पोजीशन ऑफ ऑल पार्टिकल आ जाएगी। हाँ अब देखो जरा, ए साइन ओमेगा टी, अब ये थोड़ा ध्यान देना, ये अगर मैं ओमेगा बाय वी बोल रहा हूं तो ओमेगा बाय वी क्या होगा, ओमेगा क्या था, 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये पढ़ा है आपने। और वी क्या था, लैम्डा बाय टी। तो टी टी कैंसल आउट हो जाता है, बचता क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको बोला जाता है के। इस ओमेगा बाय वी को लिख दिया जाता है के। के को बहुत सारे नाम है, बट इसे मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूं प्रोपगेशन फैक्टर। इसको और नाम भी दिए जाते हैं, ऐसे नहीं है। तो देखो ये इक्वेशन आई है आपकी, इसी को बोला जाता है वेव की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। अब आप बोलोगे कि सर क्या इस वेव के अंदर ये क्वालिटी है, इस इक्वेशन के अंदर ये क्वालिटी है कि ये किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बता देगी? बिल्कुल बता देगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स और टी दोनों आ रखे हैं। अब एक एक चीज देख लेते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, और भी देखो बहुत सारे तरीके हैं।
अगर मैं इसे देखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और के मैंने अभी निकलवाया है 2 पाई बाय लैम्डा। तो यानी कि ये भी सही है, जैसा ये है वही यही है। और कैसे लिख सकते हैं, इसमें से 2 पाई कॉमन आ जाता है, तो अंदर बचेगा टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक एक क्वांटिटी देख लेते हैं। ए तो आपको पता ही है क्या होता है, और बताएगा 1 बाय टी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी होगी, बहुत बढ़िया। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, इसको क्या बोलते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। तो देखो, अगर आप ढंग से देखोगे, अगर एफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 बाय टी अगर फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई इंटू 1 बाय टी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा मुझे बताओ कि क्या कभी आपने पढ़ा है 1 बाय लैम्डा क्या होता है। सर फ्रीक्वेंसी नहीं, 1 बाय लैम्डा, इसको क्या वेव बोलते हैं। नंबर ना। वेव नंबर, वेव नंबर। ओके, तो इसे बोला जाता है वेव नंबर। अच्छा, वेव नंबर क्या होता है, सर नंबर ऑफ वेव्स दैट occur in 1 second। नहीं 1 सेकंड नहीं, 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव आ 1 जाती मिनट। है। अगर यस सर, 1 मीटर। 1 मीटर में देखूं तो कितनी वेव आ रही है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। तो अगर लैम्डा 1 मीटर है, ध्यान देना, लैम्डा अगर 1 मीटर है, तो जैसे ही आप 1 यहां डालोगे तो वेव नंबर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, यानी कि एक वेव आ रही है। तो वेव नंबर क्या डिसाइड करता है, 1 मीटर में कितनी वेव आ रही है। तो अब इमेजिन करो, अगर मैं इसे 2 पाई से इंटू कर दूं, तो ये के आ रहा है। तो अब थोड़ा सोचो, ऊपर ध्यान दो, 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी था, 2 पाई से इंटू करूं 1 बाई टी को तो क्या आता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वैसे ही 1 बाय लैम्डा क्या है, वेव नंबर है, और उसे 2 पाई से इंटू करूं तो इसको क्या बोल सकते हैं, एंगुलर वेव नंबर भी बोल दिया जाता है, और प्रोपागेशन फैक्टर, दो नाम है इसके। तो ये आपको ध्यान देना है। थैंक यू सर। ये है जनरल इक्वेशन। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब ये मैं कल दिखाऊंगा कि ये कैसे हर एक पार्टिकल की किसी भी टाइम पे पोजीशन दे पाता है, डिस्प्लेसमेंट दे पाता है, ये कल देखेंगे। ओके, कल देखेंगे कैसे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये दिखने में इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंडा ये था, ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट था, बाकी और कुछ नहीं है। कल देखेंगे कि कैसे जो है इसको यूज कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय।